हाँ जी, तो लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर अपने ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। सारे टाइप मैंने लगभग बता दिए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है भाई। सदिशों का संयोजन, सदिशों का संयोजन क्या पढ़ेंगे हम? सदिशों का संयोजन। देखो, सदिश को जोड़ने के लिए 3 नियम बनाए गए। कितने नियम बनाए गए हैं? 3 नियम। पहला जो नियम बनाया गया वो बनाया गया त्रिभुज का नियम, त्रिभुज नियम। कौन सा नियम? त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ। दूसरा जो नियम बनाया गया वो बनाया गया समांतर चतुर्भुज का नियम। और तीसरा जो बनाया गया वो बनाया गया बहुभुज का नियम, ठीक है भाई। कितने नियम बनाए गए? 3 नियम। पहला कौन सा? त्रिभुज, दूसरा समांतर, चौथा तीसरा बहुभुज का नियम, ठीक है। इन दोनों से, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज से जो रिजल्ट आता है अपने पास वो आता है सेम। दोनों से क्या आता है? सेम रिजल्ट आता है। और वो रिजल्ट क्या है? r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है? ये है परिणामी सदिश का, परिणामी सदिश का परिमाण। क्या है ये? परिणामी सदिश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है भाई। ये क्या है? परिणामी सदिश का परिमाण है। तो त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम से सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। उस रिजल्ट का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा? हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। सिंपल। अब देखो कि भाई अपने पास क्या निकालना है अपन को? वेक्टर एडिशन निकालना है। जैसे मान लेते हैं 2 वेक्टर है अपने पास, ए और बी। कितने वेक्टर है अपने पास? 2 वेक्टर, ए और बी। इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा? आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये है एडिशन ऑफ वेक्टर। मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? एडिशन होता है। सब्ट्रैक्शन नहीं होने का मतलब ये है कि इसका मतलब होता है ए प्लस माइनस बी। आई बात समझ? सब्ट्रैक्शन नहीं होता, हमेशा का क्या होता है? सदिश का एडिशन। क्या होता है? एडिशन होता है। ये जो आर है ये है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश, परिणामी सदिश। आई बात समझ? इसका जो परिमाण आता है, इसका जो परिमाण आता है, मैग्नीट्यूड, वो हमेशा क्या आता है? आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ये ए क्या है और ये बी क्या है और ये थीटा क्या है? 3 बातें हैं, ए बी और थीटा। ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सदिश ए का परिमाण। इसी प्रकार बी क्या है? सदिश बी का परिमाण। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, सदिश ए और बी के बीच का कोण है। भाई बात सिंपल है कि ए बी और थीटा, जिसमें ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज दोनों नियमों से सेम रिजल्ट मिलता है। अगर दोनों से क्या मिलता है? सेम रिजल्ट, तो फिर 2 डिफरेंट रूल्स क्यों बनाए गए? तो आज का तुम्हारा जो सवाल है जिसका आंसर तुमको देना है कि त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या निकाल बताना है तुमको? बेसिक डिफरेंस बताना है। ये तुम्हारा सवाल है। इसका मेरे को आंसर किस में दोगे तुम लोग?
कमेंट बॉक्स में कि त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो r बराबर तुम्हारे पास क्या आ चुका है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा अभी। क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये जो सीरीज है ये 12th के बेसिक के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो डेरिवेशन की अपन को जरूरत नहीं है। अब मान लो दो वेक्टर है, कितने वेक्टर है, दो वेक्टर ए और बी। ठीक है सर, ए और बी दो वेक्टर है। अगर इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है, थीटा कितना है, 0। अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 कितना आएगा भाई, है भाई, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। बहुत अच्छा, कॉस 0 कितना होता है, 1। ये कॉस 0 यहाँ रखेंगे तो ये r इक्वल टू क्या देगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा में थीटा कितना है, 0, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तुमको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। ये तुम्हारा क्या आएगा, परिणामी सदिश का परिमाण। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो सदिश समांतर सदिश है, कौन से सदिश है, समांतर सदिश है, तो r बराबर हमेशा क्या आएगा, a प्लस बी। दोनों सदिशों के परिमाणों का योग आएगा। सिंपल, कोई दिक्कत। ठीक है, मतलब थीटा अगर 0 है तो r बराबर कितना आएगा, a प्लस बी। याद रखना इस बात को, थीटा 0 तो r बराबर a प्लस बी। कैसे देखो, क्या बोल रहा है ये कि थीटा 0 है। इसका मतलब मान लो कोई दो वेक्टर है, a बराबर तुमको i प्लस जे प्लस के दिया है, b तुम्हारे पास दिया है फिर से i प्लस जे प्लस के। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में थीटा कितना दे रखा है, 0 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है, 0 डिग्री। और पूछा तुमसे क्या गया है, क्या पूछा गया है, आर मैग्नीट्यूड। क्या पूछा गया है, आर मैग्नीट्यूड। तो क्या होता है, ए प्लस बी। सिंपल। ए क्या है, सदिश ए का परिमाण, बी क्या है, सदिश बी का परिमाण। ए क्या है, सदिश ए का परिमाण, और बी क्या है, सदिश बी का परिमाण। थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, आर बराबर ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों की वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि इनकी वैल्यू कितनी आई। फर्स्ट वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सिखाया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करें, दो वेक्टर है और थीटा तुम्हारे पास कितना है, कितना भाई, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। थीटा 90 का मतलब क्या होता है, लंबवत। थीटा 90 का क्या मतलब होता है, लंबवत, परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो r बराबर कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। अगर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन r इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखेंगे। अगर मान लो थीटा तुम्हारे पास 180 है, कितना है, 180, तो कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है सर -1। तो r बराबर कितना आएगा, a माइनस बी। कितना आएगा, a माइनस बी। ये बात समझना सिंपल। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो तुमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। अगर मान लो थीटा तुमको दिया है 120 डिग्री, कितना दिया भाई, 120। तो cos 120 कितना होता है, cos 120 कितना होता है भाई, कितना, -1। cos 120 कितना होता है, -1 होता है। तो r बराबर कितना आएगा, देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos 120 होता है -1, -1/2।
cos 120 कितना होता है -1/2। बहुत बढ़िया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगा 2ab इंटू a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा कि सर ये क्या है, कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ से 2 गायब है, ये ध्यान रखना, यहाँ से 2 गायब है, ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ना ही ये माइनस बी का होल स्क्वायर है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये जो रिजल्ट हैं सारे तुमको याद रहना चाहिए। अगर एक और लास्ट ले लेते हैं, अगर थीटा कितना हो 60 डिग्री, तो आर बराबर कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिंपल, ये सारी चीज़ें याद करो। ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12th के पहले ही चैप्टर में जब सवाल लगाओगे तो इनसे डायरेक्ट आंसर्स निकल सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, डायरेक्ट जो बुक्स में तुम्हारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो जनरल सवाल तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं, उनके आंसर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आर की वैल्यू निकालना अपन को आ गया, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इनका थीटा कितना है। क्या इम्पोर्टेंट है? थीटा। थीटा गलत नहीं होना चाहिए, थीटा गिवन होता है, नहीं होता है तो निकालना पड़ता है। थीटा निकालने के लिए 2 बातों का ध्यान रखेंगे। कितनी बातों का ध्यान रखेंगे? 2 बातों का। पहली बात क्या है कि 2 वेक्टर है तुम्हारे पास ए और बी। कितने वेक्टर है? ए और बी 2 वेक्टर है। अगर इनके बीच में एंगल चाहिए, क्या चाहिए? एंगल। तो या तो दोनों वेक्टर्स की हेड टू हेड जुड़ी होगी, या फिर दोनों वेक्टर का क्या जुड़ा होगा? टेल टू टेल। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है तो वो थीटा नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है, मान लेते हैं 120 डिग्री। कितना डिग्री है? 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है सर। ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, ठीक है सर। अब सवाल में पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो फटाक से उत्तर क्या आएगा? 120 डिग्री, जो कि गलत है। क्यों गलत है? कि ये देखो, मैंने तुमको क्या बोला कि थीटा निकालने के लिए या तो दोनों वेक्टर की हेड से हेड, या फिर दोनों वेक्टर की क्या जुड़ी होनी चाहिए? टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ क्या है? इसका तो हेड है और इसका क्या है? टेल है। तो ए और बी के बीच में एंगल 120 डिग्री नहीं होगा। तो सर क्या होगा? या तो तुम एक काम करो, इस वेक्टर ए को आगे ट्रांसफर करो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो अब ये जो एंगल आएगा, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि टोटल कितना होता है? 180। ये जो आगे आया है इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर को सेम प्लेन के अंदर विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब कि अगर ये ए वेक्टर है, इसको मैं यहाँ लिखूँ तो भी चलेगा। शर्त क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस आता है या तुम लेके आते हो तो आंसर गलत होगा। आई बात समझ में? तो थीटा निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सदिश या तो हेड टू हेड जॉइन हो या फिर टेल टू टेल। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है थीटा निकालने का बिटवीन दी वेक्टर्स। आई बात समझ में? सिंपल। तो आर बराबर क्या होता है? अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। अब इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, ठीक है। सदिश के घटक, सदिश के घटक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चों को आजकल नहीं आती। देखो सदिश के घटक का मतलब ये होता है, मान लो कोई वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में यूं जा रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं अपन थीटा एंगल पर जा रहा है। कितने एंगल पर जा रहा है? थीटा एंगल पर जा रहा है। एक वेक्टर है अपने पास, वेक्टर ए, जो एक्स वाई प्लेन के अंदर थीटा एंगल पर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है, ठीक है सर। तो इसका मोशन कितनी डायरेक्शन में? दो डायरेक्शन में। कैसे कि एक्स में तो जा रहा है ये आगे, और वाई में जा रहा है ये ऊपर। आई बात समझ? इसका मोशन इस प्लेन के अंदर है। इस प्लेन के अंदर मोशन कैसे है कि एक्स में तो जा रहा है ये आगे, और वाई में जा रहा है ये ऊपर, तभी तो ये बीच में मूव कर रहा है ना। तो एक वेक्टर है अपने पास ए, जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, और ऐसे मूव कर रहा है कि एक्स में तो वो आगे बढ़ रहा है और वाई में कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो कंपोनेंट बनेंगे। कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो कंपोनेंट। एक एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनेगा और दूसरा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनेगा। आई बात समझ में? सॉरी हाँ, एक तो बनेगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में और दूसरा किसके रेस्पेक्ट में बनेगा? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है ना। ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो ये लेंथ कितना होगा? ए एक्स होगा, याद करो। वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई, ए वाई जेड और ए जेड के। तो ये कितना होगा बेटा? ए वाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब देखो ये एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास। कौन सा ट्राइंगल है भाई? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगी? लंब, ये आधार और ये कर्ण, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉस थीटा क्या होता है, और एक चीज पूछूं मैं तुमसे साइन थीटा क्या होता है, ठीक है भाई। ये तुमने सबने पढ़ा होगा, लाल कक्का। ये पूरी लगभग हर बच्चे को पता रहता है। फर्स्ट पे क्या आता है? साइन, सेकंड पे क्या आता है? कॉस, और थर्ड पे क्या आता है? टैन। तो साइन में क्या आएगा? लाल कक्का, एल बटे के, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा में क्या आएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर लंब क्या है? ये, तो ये होगा ए वाई। कर्ण क्या है? ये। यहाँ पे मान लेते हैं अपन इसका मैग्नीट्यूड ए है। कितना है? ए है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड ए। ये हो जाएगा साइन थीटा। सिंपल। तो ए वाई बराबर तुम्हारे पास क्या आएगा? ए साइन थीटा। एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कौन सा होगा? ए साइन थीटा। दूसरा कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए बटे के, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? ए एक्स, हाइपोटेनियस कितना है? ए। तो ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा? ए कॉस थीटा। कितना आएगा? ए कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो अगर वेक्टर प्लेन के अंदर मूव कर रहा है तो हमेशा इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो कंपोनेंट। एक एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनेगा और एक वाई एक्स के रेस्पेक्ट में बनेगा। अब अपन को पता कैसे लगेगा कि साइन कहाँ आएगा और कॉस कहाँ आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपन को पता कैसे लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना, जिसके साथ थीटा होगा वहाँ कॉस आएगा, और इसके 90 डिग्री पर साइन आएगा, ठीक है। मतलब ये वेक्टर x के साथ थीटा बना रहा है तो यहाँ कॉस आया, और इसके जस्ट 90 पे क्या आएगा? साइन थीटा। क्या आएगा? साइन थीटा। अगर मान लेते हैं कि ये थीटा यहाँ होता तो यहाँ कॉस आता और यहाँ क्या आता? साइन आता। सिंपल बात है।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके साथ थीटा होगा वहाँ कॉस थीटा आएगा, और इसके 90 डिग्री पर कौन आएगा, साइन थीटा आएगा। कौन आएगा, साइन थीटा। ये कंपोनेंट और आर, ये तुम्हारे 12th के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले और दूसरे चैप्टर में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुमको थीटा निकालना आ जाए, कंपोनेंट्स निकालना आ जाए, और क्या आ जाए, आर की वैल्यू निकालना। ये क्या है, तुम्हारा परिणामी सदिश। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं तुमको 10 सवाल करूँगा, होगा तो 5-5 के लॉट में 2 वीडियो बना दूंगा, नहीं तो 10 सवाल का एक सिंगल वीडियो बनाया जाएगा, जिसके अंदर वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देगा। तब तक के लिए थैंक यू।